हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आपके यूपी पीसीएल जेई के एग्ज़ाम के लिए। और अगर हम बात करें तो फिर चाहे आप एसएससी जेई कर रहे हो, चाहे फिर किसी भी जेई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी भी स्टेट से हो, इस सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन से, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफार्मर इज, यानी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य होता है क्या है? टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द कूलिंग आयल, टू प्रोवाइड कूलिंग एयर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर इनटू द ट्रांसफार्मर, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका है टू फिल्टर द ट्रांसफार्मर आयल, ट्रांसफार्मर के तेल को छानने का काम करता है। देखिए, ब्रीदर का काम जो होता है बेसिकली, जैसे ट्रांसफार्मर आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी भी रीजन के मतलब किसी भी कारण से अगर ट्रांसफार्मर में कोई मॉइस्चर आ जाता है, क्या आ जाता है? मॉइस्चर। तो इस मॉइस्चर के कारण ट्रांसफार्मर का जो आयल है, उसकी जो सामर्थ्य है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, वो क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर में कोई मतलब ट्रांसफार्मर का जो आयल है उसमें अगर नमी आ जाएगी, तो उसकी जो सामर्थ्य यानी उसकी जो पावर है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। अब जिससे कि ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई ना कोई फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। अब यह फॉल्ट ना जनरेट हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उसको हम क्या करें? ख़त्म करें। और उसे ख़त्म करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीदर का। तो ब्रीदर का काम क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो मतलब आयल है उसमें अगर नमी है तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो कौन करता है? ब्रीदर करता है। ठीक है, तो ब्रीदर का काम कंफर्म हो गया कि एब्जॉर्ब मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड एयर इंटर इनटू द ट्रांसफार्मर, यानी आउटसाइड की एयर अगर ट्रांसफार्मर में इंटर कर रही है तो वह क्या करेगी? नमी लाएगी, और उस नमी से ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई ना कोई मतलब उसकी सामर्थ्य घटेगी, जिससे उसमें कोई फॉल्ट होगा तो सिस्टम पूरा मतलब ख़राब हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मॉइस्चर को रिड्यूस करता है, या फिर आप कहते हो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर अकर्स इन, यानी किसी ट्रांसफार्मर में लौह हानियाँ होती हैं कोर में, वाइंडिंग में, इंसुलेटिंग आयल में, या मेन बॉडी में, किस में होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि आयरन लॉस को हम एक नाम और बोलते हैं कोर लॉस। ये आपको पता होगा कि आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं? कोर लॉस बोलते हैं। अगर आयरन लॉस को कोर लॉस बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कोर लॉस जो होगा किस में होगा? कोर में होगा। किस में होगा? कोर में, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर अकर्स इन कोर, यानी आयरन लॉस आपका कोर में होता है। और कोर लॉस जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, ये आपको याद रखना है कि दो तरह कौन कौन से हैं। एक हमारे पास होता है हिस्टेरिसिस लॉस, एक हमारे पास होता है ईडी करंट लॉस। इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर पी एच प्लस पी, तो ये बन जाता है पी आयरन लॉस। ठीक है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं पी आयरन लॉस, यानी पी आयरन लॉस बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी हिस्टेरिसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस। अब इनका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि हिस्टेरिसिस लॉस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है एटा बी मैक्स 1.6 एफ इंटू वी, ये होता है फॉर्मूला हिस्टेरिसिस लॉस का। ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है बी एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, वी ये होता है, सॉरी बी एम का भी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पी ईडी करंट लॉस होता है आपका इतना, और हिस्टेरिसिस लॉस होता है आपका इतना। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछता है कि जो हिस्टेरिसिस लॉस है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ईडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिए। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर नो लोड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज निग्लिजिबल। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड की कंडीशन में कौन सी लॉस निग्लिजिबल होगी, यानी कि वह लॉस निग्लिजिबल होगी जो लोड के ऊपर डिपेंड करती है। लोड के ऊपर कौन सी लॉस डिपेंड करती है? अगर आप देखोगे हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें, ईडी करंट की लॉस की बात करें, कॉपर लॉस की बात करें, ऑल लॉसेस हैव सम मैग्नीट्यूड। बट आप ध्यान से देखें कि हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी करंट लॉस, ये दो लॉस है जिसको मिला के हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये कोर लॉस है, क्या है, या कॉपर आयरन लॉस है, जिसको हम बोलते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस। अब ये कोर लॉस या आयरन लॉस जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है लोड के ऊपर, क्योंकि लोड नहीं है तो किसी कोर में लॉस होना, कोर लॉस तो हमेशा होगा, लोड रहे या ना रहे। लोड है तब भी कोर लॉस होगा, लोड नहीं है तब भी कोर लॉस होगा। तो कोर लॉस जो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब कि यह डिपेंड नहीं करता लोड के ऊपर, क्योंकि लोड जो होता है हमेशा वेरिएबल होता है, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। ये कॉपर लॉस जिसको आप आई स्क्वायर आर लिखते हो, कॉपर लॉस, इसको बेसिकली हम बोलते हैं लोड लॉस या फिर इसे हम कहते हैं वेरिएबल लॉस। ठीक है, लोड लॉस या फिर वेरिएबल लॉस, जो कि लोड के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कॉपर लॉस जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर। तो लोड के ऊपर आपका डिपेंड करता है कॉपर लॉस। लेकिन आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अंडर नो लोड कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इज निग्लिजिबल। तो नो लोड कंडीशन में किसे हम निग्लिजिबल मानेंगे? नो लोड का मतलब कि लोड क्या है आपका, लोड बराबर आपका जीरो है, लोड कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कॉपर लॉस क्या होगी, नहीं होगी। कौन सी हानि नगण्य होगी, कौन सी हानि निग्लिजिबल होगी, तो इसका मतलब है कॉपर लॉस क्या होगा, निग्लिजिबल होगा नो लोड कंडीशन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलेशन इफिशियंसी एंड हीटिंग अंडर लोड कंडीशन। यानी कि कौन सा टेस्ट है, टेस्ट आपके 4 टेस्ट दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि क्या क्या चीज़ें बताएगा आपको, मतलब किस किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा, रेगुलेशन की, इफिशियंसी की एंड हीटिंग, वो भी अंडर नो, मतलब कि लोड कंडीशन, नहीं कि नो लोड कंडीशन, अंडर लोड कंडीशन। तो फिर कौन सा टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट नहीं, बैक टू बैक टेस्ट देखते हैं अभी, हॉपकिंसन टेस्ट नहीं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं, ये भी नहीं है। तो आपको कंफर्म रहना है कि ट्रांसफार्मर में जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा रेगुलेशन की, इफिशियंसी की, हीटिंग की, यानी उष्मा की, वह आपके पास होता है बैक टू बैक टेस्ट। कौन सा टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। और बैक टू बैक टेस्ट में हम 2 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, 2 ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ये दोनों के दोनों ट्रांसफार्मर जो होते हैं क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब आप समझ सकते हो कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 2 ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, वो दोनों ट्रांसफार्मर कैसे होंगे, आइडियल होंगे। एक चीज़ और, ये बैक टू बैक टेस्ट को हम बोलते हैं संपन्नर टेस्ट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। कभी आपसे पूछ दे कि संपन्नर टेस्ट में किस किस चीज़ को हम पता करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि रेगुलेशन को, इफिशियंसी को और हीटिंग को, इन सब का हम पता करते हैं संपन्नर टेस्ट में। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड। अब देखिए फ्लक्स डेंसिटी जो हो रही है वो ट्रांसफार्मर में इंक्रीज हो रही है, फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी ट्रांसफार्मर में इंक्रीज हो रही है तो फिर क्या होगा? ऑप्शन क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑन ए सेकेंडरी वाइंडिंग विल चेंज, वेव शेप ऑन सेकेंडरी साइड विल बी डिस्टॉर्टेड। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, साइज ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस, ईडी करंट लॉस विल बी रिड्यूस। अब देखिए एक चीज़ और, ट्रांसफार्मर की जो साइज होती है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब एक चीज़ और, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती है, यानी अगर एफ आप ज़्यादा करते हो तो ट्रांसफार्मर की जो साइज है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। अब फ्रीक्वेंसी आप अगर कम करते हो, एफ आपका कम होता है, तो साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है,
तो मतलब कि आप मतलब इस हिसाब से कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है अगर हम बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारी साइज़ क्या होगी, रिड्यूस होगी। फ्रीक्वेंसी हम घटाएंगे तो हमारी साइज़ क्या होगी, कम होगी, वो सॉरी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब उसी हिसाब से एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इंक्रीज। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब बी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि बी आप इंक्रीज कर रहे हो तो केवीए रेटिंग जो आप ट्रांसफार्मर की लिखते हो 4.44 फाई एफ एन ऐसे लिखते हैं। ये फाई जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, बी इंटू ए ये लिख सकते हैं। अगर बी इंटू ए लिख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवीए रेटिंग बराबर जो होगा वो बी इंटू ए इंटू एफ इंटू एन ऐसे होगा। तो ये बी और एफ जो है एक दूसरे के क्या हैं, एंटी प्रोपोर्शनल है, क्या है एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो ऐसे कि बी मतलब कि ये 1/f बराबर बी इंटू ए, बी इंटू ए। अब बी आप कर रहे हो इंक्रीज तो एफ जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। एफ क्या होगा, रिड्यूस होगा। अगर एफ रिड्यूस होगा या फिर इस हिसाब से देख लें या फिर ये देखें कि फाई बराबर होता है बी इंटू ए, तो बी आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर आपके पास जो होगा उसमें ज़्यादा फ्लक्स जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ट्रांसफार्मर आप बड़ा बनाओगे, ध्यान से समझना, बी ज़्यादा है तो फ्लक्स ज़्यादा है। अगर ट्रांसफार्मर ये ज़्यादा है, ठीक, ट्रांसफार्मर ज़्यादा है तो इसमें सारे फ्लक्स ऐसे हो जाएंगे। ठीक, यानी फ्लक्स आपका बढ़ेगा ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो उसको ज़्यादा गैपिंग मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की साइज़ आप क्या कर दो, कम कर दो, ट्रांसफार्मर की साइज़ आप कम कर दोगे तो सारे फ्लक्स इसी में आ जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब बी आपका इंक्रीज होगा तो आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ट्रांसफार्मर की जो साइज होती है वह क्या होगी, कम हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि साइज ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर की अगर हम बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी तो ट्रांसफार्मर की जो साइज होती है वह घट जाती है, क्योंकि केवीए रेटिंग बढ़ जाती है इसलिए हमारी जो साइज होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर विल बी लार्जेस्ट इन साइज, यानी कौन सा ट्रांसफार्मर साइज में लार्ज होगा, बड़ा होगा। तो मैंने कहा कि ट्रांसफार्मर में जिसकी साइज, ट्रांसफार्मर में जिसकी साइज बड़ी होती है उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो केवीए रेटिंग सबकी 1 केवीए 1 केवीए 1 केवीए 1 केवीए दे रखा है, लेकिन 25 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चेंज है। फ्रीक्वेंसी चेंज है इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी साइज उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी साइज उतनी कम होगी। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, वो सॉरी सबसे कम है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी कम है वो ज़्यादा बड़ा होगा। और ये जो 1 केवीए 100 हर्ट्ज़ का है इसमें क्या होगा कि आपका ये स्मॉल होगा, ये क्या होगा, ये स्मॉल साइज का होगा और ये बिग साइज का होगा। तो साइज बेसिकली फ्रीक्वेंसी के एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो साइज कम, फ्रीक्वेंसी कम तो साइज ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है इन ए ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट कैन बी इंक्रीज्ड बाई, यानी कि किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ का चुंबकीय युग्मन बढ़ाया जा सकता है। कैसे? ऑप्शन आपका है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके, यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल ऑफ वाइंडिंग, यूजिंग मैग्नेटिक कोर ऑफ लो रिलेक्टेंस, यूजिंग ट्रांसफार्मर ऑयल ऑफ बेटर क्वालिटी। तो देखिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो क्वेश्चन आपका ये है कि मैग्नेटिक कपलिंग, जैसे ये मान लीजिए आपकी दो वाइंडिंग है, ठीक, ये दो वाइंडिंग है, मैग्नेटिक कपलिंग आपको इंक्रीज करनी है। अब मैग्नेटिक कपलिंग आप तभी इंक्रीज कर पाओगे
जब इधर के यानी कि ये प्राइमरी साइड सपोज हम मान लेते हैं, यहाँ के सारे फ्लक्स इस वाली वाइंडिंग से लिंक कर जाएं, तो इस वाइंडिंग से लिंक तभी करेंगे जो इनके बीच का ये कोर है, ये आपका ऐसे मटेरियल का बना हो कि सारे फ्लक्स को मतलब अपने अंदर, यानी इसकी परमिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। अगर इस कोर की परमिबिलिटी बहुत हाई है तो ये सारे फ्लक्स को एब्जॉर्ब करेगा, जो कि सेकेंडरी से लिंक करवा देगा। इसका मतलब है कि परमिबिलिटी अगर हाई होगी तो इसका मतलब है कि रिलक्टेंस आपको कम से कम रखना पड़ेगा। रिलक्टेंस यानी फ्लक्स को पास होने का जो विरोध करता है, अगर वह ज़्यादा होगा तो फ्लक्स कम से कम पास होगा। लेकिन रिलक्टेंस अगर आपने रिड्यूस कर दिया है, यानी लेस है, रिलक्टेंस कम है, तो इसका मतलब है कि सारे के सारे फ्लक्स पास हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि मैग्नेटिक कपलिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक कपलिंग क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग मैग्नेटिक कोर ऑफ लो रिलक्टेंस। यानी कि एक मैग्नेटिक कोर ऐसा यूज करना पड़ेगा जिसका रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। या फिर अगर बात करें कि परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फॉर ए ट्रांसफार्मर of the full load copper loss are A and the iron loss are B, then the load at which these two losses would be equal is given by। यानी कि किसी ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर कॉपर हानि A है तथा लौ हानि B है, तब वह भार जिस पर दोनों हानियां बराबर हों प्राप्त होगा। जब दोनों हानियां बराबर होती हैं तब आपको क्या मिलेगा, यही आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए, ठीक है, जब अब अच्छा एक चीज़ और, हमने आपको हमेशा बताया है कि वेरिएबल लॉस और आयरन लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस दोनों बराबर हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। यानी मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है कि कॉपर लॉस जो होगी वो लॉस यानी आयरन लॉस के बराबर होनी चाहिए। ये मैक्सिमम इफिशिएंसी की कंडीशन है। तो फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन में आपसे पूछा है कि वह भार बताइए, वह लोड बताइए। वह लोड किस पे बताना है? मैक्सिमम एफिशिएंसी पे बताना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर हानि और लौ हानि आपस में बराबर होंगी तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर वह लोड आपको बताना है कि कितना होगा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस ध्यान से आप समझिए, इसमें गलती मत करिएगा, ठीक है। तो फिर आपको पता है कि मैक्सिमम इफिशिएंसी के लिए जो हमारे पास लोड होता है वो होगा फुल लोड, यानी फुल लोड करेंट, फुल लोड अंडर रूट आयरन लॉस बटे सी यू लॉस, ये आपके पास होता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि मैक्सिमम लोड मतलब कि मैक्सिमम एफिशिएंसी एट लोड, यानी जिस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिल रही है वह लोड बराबर होता है फुल लोड इनटू अंडर रूट आयरन लॉस अपान सी यू लॉस, ये होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो फुल लोड तो आपके पास है ही, गुड़े अब आयरन लॉस को आपने क्या माना है? बी, तो बी बटे कॉपर लॉस क्या है आपका? ए है। तो ये लोड है जिस पर आपको ये मिलेगा एड लोड मतलब जिस पर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही थी। तो ये हो जाएगा फुल लोड गुड़े अंडर रूट बी अपान ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि फुल लोड कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज 60-100 वाट्स एट हाफ लोड द लॉस विल बी। यानी किसी ट्रांसफार्मर पर पूर्ण भार कॉपर लॉस जो है वो 1600 वाट है, तो आधे लोड पर कितना लॉस होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ध्यान से लगाइए इसको, फट मतलब जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए अब फुल लोड कॉपर लॉस अगर हम बात करें कि फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया है? 1600 वाट दिया है। अब फुल लोड कॉपर लॉस को हम लिखते हैं आई स्क्वायर आर बराबर हो जाएगा 1600 वाट। आई स्क्वायर आर आपको दिया है 1600 वाट। फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि लोड को आधा कर दिया गया है। अब लोड को आधा करने का मतलब कि करंट को आधा करना। देखो जब भी बात करते हैं लोड की तो इसका मतलब है कि करंट आपकी क्या होगी?
आधा हो जाएगी। अब लोड आपका आधा हुआ तो करंट आधा हो गई। आई स्क्वायर आर जो है वो 1600 वाट है, फिर आधा लोड कर दिए तो आई को आपको आधा करना है। ठीक है, अब आई आपको आधा करना है तो कैसे करेंगे कि आई स्क्वायर आर है तो इसको आधा करने का मतलब कि आई बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर, ऐसे करेंगे। क्योंकि मैंने आई को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो आपको देखेंगे कि मिलेगा आई स्क्वायर आर बटे 4, आई स्क्वायर आर बटे 4। और ये आई स्क्वायर आर जो आपको दिया है ये 1600 वाट दिया है। कितना दिया है, 1600 वाट दिया है। तो कोई कठिन है, आपको बताना है बस, आपको अब कुछ नहीं करना है, बस 1600 बटे 4 तो हो जाएगा 400 वाट, 400 वाट। अब आपको यहाँ से हमेशा ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर आपका डी होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, डी। लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जब भी फुल लोड कॉपर लॉस आपको 1600 दिया है, फिर चाहे 3/4 पे पूछे, चाहे फिर चाहे जिस पे पूछे, चाहे हाफ लोड पे पूछे, चाहे दोगुना पे पूछे, चाहे जिस पे पूछे, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है कि बस जैसे आई स्क्वायर आर आपको कितना दिया था, आई स्क्वायर आर आपको दे दिया था 1600, तो आपको आधा करना है तो बस इस आई को आधा कर दो। आई को आधा करने का मतलब कि आई बाई 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आई स्क्वायर आर बटे 4 हो जाएगा। आई स्क्वायर आर आपको 1600 दिया है, बस 1600 बटे 4 कर देते, 400 वाट आपको मिल जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके मन में ही बस क्वेश्चन तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट तरीका अगर आपको पता है, फिर भी थोड़े बहुत डाउट होते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफार्मर हैज ए फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ 800 वाट एंड कोर लॉस ऑफ 600 वाट, टोटल लॉसेस एट नो लोड विल बी। अब देखिए टोटल लॉस जो होगा नो लोड पर कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है आपके पास जिसमें पूर्ण भार पर यानी कि फुल लोड पर कॉपर लॉस जो हो रहा है वो 800 वाट है एंड कोर लॉस आपका 600 वाट है। तो टोटल लॉस क्या होगा नो लोड पर। क्वेश्चन बड़ा सही है, ध्यान से समझ जाओ बस। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब है कि नो लोड पर आपको लॉस बताना है, लेकिन जो लॉस आपको दिया हुआ है वो दिया है फुल लोड पर, पूछा है आपसे नो लोड पर। तो फुल लोड पे जो लॉसेस होती हैं उसमें कॉपर लॉस आता है और आयरन लॉस जिसको आप कोर लॉस कहते हो। ठीक है, अगर हम बात करें नो लोड पर, तो नो लोड पर हमारा सी यू लॉस जो होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल, यानी कि लगभग जीरो के बराबर होता है। यानी कि जब हमारे पास लोड नहीं है तो सी यू लॉस हमारे पास जीरो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये लोड के ऊपर जो सी यू लॉस है किस पे डिपेंड करता है, लोड के ऊपर, तो लोड ही हमारा क्या है, जीरो। तो लोड जीरो है तो सी यू लॉस क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन नो लोड की कंडीशन पे आपका जो कोर लॉस है ये फिक्स होता है। कोर लॉस चाहे आप फुल लोड करो चाहे नो लोड करो, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। यानी फुल लोड पर और नो लोड पर ये लॉस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसलिए कोर लॉस आपका रहेगा लेकिन जो कॉपर लॉस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल लॉस एट नो लोड विल बी कितना, 600 वाट, 600 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अब देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि नो लोड लॉस जो होता है, नो लोड लॉस वो कितना परसेंट होता है फुल लोड लॉस का। ठीक है, तो वह होता है आपका 2 से 5%। या फिर करंट की बात करें या फिर लोड की बात करें, एक ही बात है कि नो लोड करंट आपकी कितनी परसेंट होती है फुल लोड की, तो 2 से 5% होती है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये 600 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर when working at unity power factor has an efficiency of 92% at full load, total loss at full load R। एक ट्रांसफार्मर है जिसको 600 kVA का बनाया गया है, सिंगल फेज का है और एकांक शक्ति गुणांक तथा पूर्ण भार पर इसकी दक्षता जो है वो 92% है। तो पूर्ण भार पर कुल हानियाँ कितनी होंगी, कुल हानियाँ आपसे पूछा है। अब देखिए अगर हम बात करें कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर है, इसकी इफ़िशियंसी बराबर होता क्या है, तो इसकी इफ़िशियंसी बराबर होता है आउटपुट
अपान इनपुट, आउटपुट अपान इनपुट। अब देखिए 600 केवीए जो आपको दिया है ये किसी ट्रांसफार्मर का इनपुट है कि आउटपुट है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि 600 केवीए जो है वो क्या है। तो ये 600 केवीए जो है ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट पे लिखा रहता है, जो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट को बताता है, जो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट को बताता है कि इतने केवीए का हमारा ट्रांसफार्मर है, यानी कि कंडीशन इतनी आपको फुलफिल रहेगी, इतना आपको आउटपुट पे मिलेगा। तो आउटपुट आपका 600 केवीए दिया है, इफ़िशियंसी आपको कितना दिया हुआ है, 92% दिया हुआ है। इसके बाद पावर फैक्टर आपको क्या दिया है, पावर फैक्टर आपको यूनिटी दिया हुआ है। इनपुट आपको पता है नहीं, हमें इनपुट नहीं पता है, तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आउटपुट आउटपुट अपान आउटपुट आउटपुट प्लस लॉसेस। इस तरह से हम लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। अब देखो आउटपुट आपको पता है, लॉसेस आपको नहीं पता है, क्योंकि आउटपुट आपको 600 केवीए दिया हुआ है। या फिर आउटपुट अगर आपको नहीं पता है तो वी आई कॉस फाइव कर दो, वी आई कॉस फाइव, वी आई आपको कितना दिया 600, ठीक है, और कॉस फाइव का मान यूनिटी पावर फैक्टर है। या फिर नॉर्मली हम इफिशियंसी का फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ट्रांसफार्मर का, वी आई कॉस फाइव अपान वी आई कॉस फाइव प्लस लॉसेस। अब ये लॉसेस आपके दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, लॉसेस आपके दोनों यानी आयरन लॉस भी और सीयू लॉस भी, ये जो लॉसेस है आपका, ठीक है। तो देखिए वी आई कॉस फाइव ये आपको 600 दिया है, और एटा जो है ये 92%, 92% का मतलब कि 0.92 बराबर 600 अपान 600 प्लस लॉसेस, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के इधर कर दो, इसे इधर करो, तो 600 प्लस लॉसेस बराबर 600 अपन 0.92 इतना होगा 0.92। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा लगभग कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा लगभग, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो आप निकाल लेना, आप जैसे ही निकालोगे आपका लगभग आएगा, हानि जो आपकी आएगी वो बहुत ज़्यादा, ये 600 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने का मतलब कि आपका हो जाएगा, ये लॉसेस आप निकालोगे तो आपका लॉसेस निकल के आएगा 52.2 किलोवाट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर तो हर जगह अलाउ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये 3 फेज 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर हैज ए स्पीड ऑफ 950 आरपीएम, इफ द मशीन हैज 6 पोल्स द परसेंटेज स्लिप वुड बी। यानी एक 3 फेज 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट प्रेरर मोटर की चाल 950 आरपीएम है, यदि मोटर में 6 पोल हो तो प्रतिशत स्लिप होगी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 3 फेज 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट इंडक्शन मोटर हैज ए स्पीड ऑफ 950 आरपीएम, इफ द मशीन हैज 6 पोल द परसेंटेज स्लिप आपसे पूछ रहा है। अब देखिए आपको क्या करना, क्या क्या चीज़ें आपको पता है, इसमें एफ यानी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, वोल्टेज कितना ये पता है, स्पीड ये 950 आरपीएम जो स्पीड है ये किसकी है, रोटर की स्पीड यानी एनआर आपको पता है, पोल्स आपको यानी पी पता है, तो इतनी चीज़ें पता है। पूछा क्या है, स्लिप पूछा है। अब स्लिप का फॉर्मूला क्या आपको पता है, अगर हम बात करें तो स्लिप का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस गुणे 100, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला कि एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस गुणे 100, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना, इतना फॉर्मूला आपको पता है। इसमें से आपको पता क्या है, एन आर पता है आपको, लेकिन एन एस पता है, एन एस नहीं पता है, तो हम एन एस निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे एन एस हम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन एस बराबर 120 एफ अपान पी, 120 एफ का मतलब कितना, एफ कितना दिया हुआ 50, तो ये 50 हो जाएगा अपान पी आपको कितना दिया हुआ 6 दूनी 12, 5 दूनी यानी 20 हो, 5 दूनी 10 यानी 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम आपको क्या मिला, एन एस मिला, सिंक्रोनस स्पीड आपको ये मिली। तो आपको स्लिप ही तो निकालना, स्लिप बहुत कठिन है, नहीं निकाल सकते, हम निकाल देंगे, देखो कैसे निकालते हैं। तो स्लिप हम निकालेंगे एन एस माइनस एन आर
अपॉन एन एस इंटू 100। ठीक, एन एस आपको कितना दिया हुआ 1000 हमने निकाला है, एन आर आपको 950 आरपीएम मिला है, और ये 1000 फिर दिया हुआ है गुड़े 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बटे 10 बचेगा। ये कितना बचा, ये आपका है 1000 में से 950 जाएगा तो बचेगा 50 बटे 10 यानी 5%। स्लिप कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी, 5%। अगर परसेंट में नहीं स्लिप होती तो 0.05 आप लिखते। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में है तो फिर 5% स्लिप हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फॉर ए 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी। अब देखिए 50 हर्ट्ज सप्लाई के लिए किसी इंडक्शन मोटर की स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है। 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, क्या 960 आरपीएम, 1440 आरपीएम, 500 आरपीएम, 3000 आरपीएम। तो देखिए आपको पता है कि किसी मशीन में जो स्पीड है, यानी कि ये स्पीड डिपेंड करती है 120 एफ अपान पी। अब एफ को तो 50 पूरा फिक्स कर दिया है, तो ये जो एन एस है ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगी, ये डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पोल्स पर। तो नंबर ऑफ पोल्स आपके जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। अब आपको पता है कि किसी मशीन में सबसे कम नंबर ऑफ पोल्स जो यूज होता है वो 2 होता है, 2 से नीचे कोई पोल यूज नहीं होता है, किसी भी मशीन की बात कर लेंगे तो 2, यानी कि जब नंबर ऑफ पोल्स 2 होंगे उस कंडीशन में जितनी स्पीड मिलेगी वही मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, क्योंकि इससे कम पोल हम यूज नहीं कर सकते। और आपको पूछा है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड आप यूज कर सकते हो, कितनी चाल, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो एन एस आपकी डिपेंड कर रहा है कि मतलब कि पोल पे, और पोल कम से कम होगा तो 2 होगा, 2 पे जितनी स्पीड होगी वही मैक्सिमम स्पीड होगी, उससे ज़्यादा स्पीड आप किसी भी मशीन की नहीं कर सकते हो। तो चलो हम निकाल लेते हैं। तो एन एस बराबर 120 एफ का मान आपको 50 फिक्स किया है, बटे पी मैंने 2 रख दिया, 2 छक 12, 60 गुणे 50, तो एन एस आपको मिल जाएगा 3000 आरपीएम। यानी 3000 से ऊपर स्पीड हम यूज नहीं कर सकते, 3000 से ऊपर की स्पीड हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब कि जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ये 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज स्लिप ऑफ 3%, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ विल बी। अब देखिए 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, 3 फेज 440 वोल्ट का मतलब है आपके पास इंडक्शन मोटर, और रोटर की ईएमएफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि एफ आर, रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो एफ आर बराबर आपको पता है कि यस इंटू एफ होता है, यस इंटू एफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो जैसे रोटर का ई आर, रोटर का ईएमएफ निकालना तो यस इंटू ई, ठीक है, ई एस ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की बात है तो तब भी यही फॉर्मूला आपका यूज होता है कि एफ आर बराबर यस इंटू एफ, यस इंटू एफ। यस आपको 3% दिया हुआ, 3% का मतलब 0.03, 0.03, तो 0.03 गुणे एफ आपको दिया है 50, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 हर्ट्स हो जाएगा, 1.5 हर्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फुल लोड करंट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 20 एम्पियर, द एक्सपेक्टेड नो लोड करंट में बी। अब किसी इंडक्शन मोटर की जो फुल लोड करंट है वो 20 एम्पियर है, तो उसका अनुमानित नो लोड करंट कितनी होगी, अनुमानित नो लोड करंट कितनी होगी। अब देखिए अब किसी भी मोटर में, ठीक है, फुल लोड करंट जो होती है, फुल लोड करंट वो होती है 20 एम्पियर मान लो है, और नो लोड करंट जो होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि नो लोड पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बता दूं, देखो इसमें समझने की बात ये है कि इंडक्शन मोटर जो है इसका सेकेंडरी क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसका सेकेंडरी कैसा होता है, शॉर्ट होता है जब हम इसको मतलब बनाते हैं फेज वाउंड रोटर का, तो ठीक है, सॉरी इसके स्क्वायरल केज रोटर का जब बना होता है तो इसकी जो सेकेंडरी होती है वो क्या होती है, शॉर्टेड होती है।
सॉरी, जब फेज वाउंड नहीं, हाँ फेज वाउंड का होता है तो इसकी सेकेंडरी क्या होती है, शॉर्टेड होती है। तो इसीलिए हम इंडक्शन मोटर को मतलब रोटेटिंग ट्रांसफार्मर विथ शॉर्टेड सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, कि एक ट्रांसफार्मर है लेकिन जिसकी सेकेंडरी को क्या किया गया है, शॉर्ट किया गया है। तो शॉर्ट करने से उसमें करंट हमेशा फ्लो होगी, तो लोड जितना ज़्यादा होगा करंट आपकी ज़्यादा होगी, करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन लोड जब नहीं होगा तो उस टाइम पे आपके पास करंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोड नहीं है तो फिर शॉर्ट है, शॉर्ट है तो शॉर्ट का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी, यानी कि लोड करंट से ज़्यादा फ्लो होगी। तो 20 एम्पियर है तो ये कितनी होगी, 25 एम्पियर हो जाएगी। 20 एम्पियर है तो 25 एम्पियर ये आपकी करंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक वेरियस मेथड फॉर स्टार्टिंग ए 3 फेज इंडक्शन मोटर आर गिविंग विच मेथड विल रिक्वायर्ड 6 स्टार्टर टर्मिनल। यानी 3 फेज प्रेरण मोटर को आरंभ करने की विभिन्न प्रकार हैं, वह तरीका जिसमें 6 स्टेटर टर्मिनल आवश्यक हैं, जिसमें 6 स्टेटर टर्मिनल आवश्यक हैं, वह तरीका कौन सा है, आपको यही बताना है। ठीक है, जिसमें 6 टर्मिनल मतलब आपको, तो क्या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, आउटर ट्रांसफार्मर है, स्टार डेल्टा है, या फिर रियोस्टेट है, कौन सा मेथड हम यूज करेंगे। तो देखिए, जिसमें 6 स्टार्टर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होगी वो होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब आपको इसमें पता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो स्टार में भी 3 टर्मिनल होते हैं, डेल्टा में भी 3 टर्मिनल होंगे, तो 3 मिलके कितना हो जाएगा, 6 स्टार्टर टर्मिनल की रिक्वायरमेंट है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम इस्तेमाल कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और, स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो मतलब कि कितने एचपी तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो 5 एचपी से लेके 20 एचपी तक का इस्तेमाल किया जाता है आपका कौन सा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक, इसकी रेटिंग होती है। ठीक है, यह है मतलब कि अब एक चीज़ और, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि यह वोल्टेज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कितने परसेंट, 57.7% पे आपको वोल्टेज मिलने लगता है, जिसके कारण से स्टार्टिंग करंट आपकी रिड्यूस हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको करंट कितनी मिलती है, 57.7 वोल्ट पर मिलती है। ठीक है, इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में करंट को रिड्यूस करने के तरीका क्या है कि इसके वोल्टेज को हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक हैंडल लगा रहता है, उस हैंडल से हम क्या करते हैं, स्टार से डेल्टा में बदल देते हैं, क्योंकि डेल्टा में जो आपका फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का मतलब कि वी एल बराबर √3 हो जाएगा, वी फेज बराबर ये हो जाता है, इसके कारण से हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आपका क्या होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि ये 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज फुल लोड स्पीड ऑफ 14 मतलब 1440 आरपीएम, सिंक्रोनस स्पीड वुड बी। अब देखिए जो स्पीड आपको दिया है वो कितना दिया है, 1440 आरपीएम। ये किस क्या है, ये नार की स्पीड है, यानी कि रोटर की स्पीड है। अगर रोटर की स्पीड इतनी है, क्या आपको इसमें मतलब देखिए सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है आपसे, सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला आप कैसे जानते हो, 120F/P। अब आपको एफ तो पता है 50 हर्ट्ज है, लेकिन पी पता है, पी नहीं पता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा मतलब माइंड अपने से सेट करके रखना है कि हम कैसे जानेंगे कि कितना हमारे पास है। ठीक है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, और उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है सॉरी, इतनी चीज़ें आपको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए लगा के देखिए कि 1440 आरपीएम किसके अप्रॉक्स जा रहा है। तो पहले पी का मान आप 2 रखोगे, 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 3000 आरपीएम। कितना मिलेगा, 3000 आरपीएम। जब 4 रखोगे ना, पी का मान 4 रखोगे तो एनएस आप देखोगे ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा 1500 आरपीएम। जब 1500 आरपीएम मिलेगा तो 1500 आरपीएम से लेके 1440 में कितने का डिफरेंस है, 60, यानी कि 60 आरपीएम का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि एनएस की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1500 आरपीएम होगी, तभी तो रोटर की स्पीड 1440 आरपीएम है। तो इस क्वेश्चन को ना आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट एट, एक सिंक्रोनस मोटर आपके पास है,
उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर ओनली, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कैसे हम मतलब इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक सिंक्रोनस मोटर जो है उसको आप ऑपरेट करवा सकते हो ऐसे लैगिंग मोटर, लीडिंग मोटर, यूनिटी पावर फैक्टर, यानी तीनों मतलब कि तीनों पावर फैक्टर पे आप इसको रन करवा सकते हो। ठीक है, तो यूनिटी पावर फैक्टर हो चाहे मतलब कि लीडिंग हो, लैगिंग हो, सब पे यह काम करता है। अब देखिए किस पर ये मतलब कि यूनिटी पावर फैक्टर आपको मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब नॉर्मल मतलब मोटर का ऑपरेशन है यानी सामान्य कंडीशन में चल रहा है, या फिर एक्साइटेशन आपका क्या है, नॉर्मल एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन कैसा है, नॉर्मल एक्साइटेशन है। तो उस कंडीशन में जो आपके पास मतलब मोटर है वो यूनिटी पावर फैक्टर पर होगा। ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग की तरह, अंडर एक्साइटेशन की तरह मतलब जब रहेगा तो वो लैगिंग पावर फैक्टर की तरह बिहेव करता है। एक चीज़ और, जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे डबली एक्साइटेड मशीन कहा जाता है। और उसके बाद जो सिंक्रोनस मोटर होता है ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर चलता है। उसके बाद सिंक्रोनस मोटर की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी स्पीड हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इन केस द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। अब देखिए अंडर एक्साइटेशन बोला है, अंडर एक्साइटेशन। अब अंडर एक्साइटेशन में मैंने अभी आपको बताया कि अंडर एक्साइटेशन में जो मतलब कि सिंक्रोनस मोटर होता है वो कैसा होता है, लैगिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है। कैसा, लैगिंग पावर फैक्टर की तरह। तो सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेड तब कहा जाता है जब जब कंडीशन याद रखिएगा कब हम बोलेंगे, जब बैक ईएमएफ यानी ईबी, बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से कम हो। सप्लाई वोल्टेज से क्या हो, कम हो, यानी ईबी मतलब छोटा हो वी से। ठीक है, यानी सप्लाई वोल्टेज आपका बड़ा है और बैक ईएमएफ छोटा है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यह मोटर हमारा अंडर एक्साइटेशन में है और अंडर एक्साइटेशन में हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो आर्मेचर धारा है सप्लाई वोल्टेज से पीछे रहती है। अब इस स्थिति में जो आर्मेचर करंट है वो किससे लैग करेगी, वो आपका किससे लैग करेगी, वो आपका सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगी। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज से लैग करती है, इसलिए शक्ति गुणक कैसा होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, ये कंडीशन बनती है तो हम बोलते हैं कि शक्ति यानी पावर फैक्टर हमारा क्या होगा, लैगिंग होगा। क्लियर है, चलिए अब ओवर एक्साइटेशन की अगर हम बात करें तो ओवर एक्साइटेशन में ईबी यानी बैक ईएमएफ बड़ा होता है हमारा वी से। बैक ईएमएफ क्या होता है, बड़ा होता है वी से। और इस कंडीशन में हम बोलते हैं लीडिंग पावर फैक्टर की तरह काम करता है जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। और इसमें जो आर्मेचर करंट होती है वो क्या करती है, लीड करती है वी से, लीड करती है सप्लाई वोल्टेज से। ये कंडीशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्पीड रेगुलेशन ऑफ ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर इज। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर आपके पास है तो उसका स्पीड रेगुलेशन कितना होगा। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि उसका स्टेटर की जो स्पीड है यानी स्टेटर में जो फ्लक्स है उसकी जो स्पीड है वही स्पीड रोटर की होती है। वही स्पीड किसकी होती है, रोटर की होती है। तो जब रोटर की स्पीड और इसकी स्पीड दोनों एक ही पे चल रहा है तो स्पीड रेगुलेशन का मतलब होता है कि एन एस माइनस एन आर। ठीक है, एन एस माइनस एन आर यानी कि स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड। तो जब दोनों बराबर है तो जीरो हो जाएगा। तो स्पीड रेगुलेशन एक सिंक्रोनस मोटर का जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और आपको एक चीज़ ये भी पता है कि सिंक्रोनस स्पीड नो लोड से लेकर फुल लोड स्पीड तक हमेशा एक ही स्पीड पर चलती है इनमें, इसलिए इनकी स्पीड का जो अंतर है वो क्या होता है, जीरो होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज। एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है उसे हम क्या कहते हैं, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, एसी सीरीज मोटर, क्या कहेंगे, आपको यही बताना है। ठीक है, तो एक अनएक्साइटेड जो सिंगल फेज मोटर है उसको हम बोलते हैं रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर जो होता है हमारा एक अनएक्साइटेड
सिंक्रोनस मोटर होता है। यानी कि जब हम सिंक्रोनस मतलब कि ये जो सिंगल फेज का रिलक्टेंस मोटर है, इसके स्टेटर को हम सप्लाई करते हैं, तो इसमें एक मतलब कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि रिलक्टेंस के कारण मतलब कि उस रोटर में घूमता है, जिससे रोटर के ऊपरी ध्रुव की अक्ष परिक्रमी ध्रुव अक्ष के साथ साथ सीधे में व्यवस्थित हो जाए। यदि मतलब कि अगर इस मोटर की बात करें तो प्रारंभ है उसके लोड को प्रारंभ करने के लिए कैसे मतलब कि टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिलक्टेंस टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे घूमने लगेगा तो फिर इसकी स्पीड लगातार क्या रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक अनएक्साइटेड सिंक्रोनस फेज मोटर है, मतलब सिंगल फेज मोटर है। ठीक है, तो वो आपका होता है रिलक्टेंस मोटर। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ये सिंक्रोनस मोटर इज स्विच्ड ऑन टू सप्लाई विथ इट्स फील्ड वाइंडिंग सॉर्टेड ऑन द देमस्लेव इट विल बी। यानी एक सिंक्रोनस मोटर जिसकी क्षेत्र वाइंडिंग आपस में शॉर्ट है तो सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो यह क्या होगा। नॉट स्टार्टेड, स्टार्ट एंड कंटिन्यू टू रन एस इंडक्शन मोटर, स्टार्ट एंड एस इंडक्शन मोटर एंड रन एस सिंक्रोनस मोटर, नन ऑफ दिस। क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान से क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि एक सिंक्रोनस मोटर है जिसकी फील्ड वाइंडिंग को क्या किया है आपने, शॉर्ट किया है, उसके बाद सप्लाई से आप जोड़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि फील्ड वाइंडिंग किस पर होती है, एक सिंक्रोनस मोटर में फील्ड वाइंडिंग किस पर होती है, स्टेटर पर। यही तो मैंने कहा है ना कि फील्ड वाइंडिंग किस पर होती है, स्टेटर पर। उसके बाद रोटर पर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है सिंक्रोनस मोटर में। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही आपने सेकेंडरी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो फिर मोटर आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, लेकिन रन कैसे करेगा, इंडक्शन मोटर की तरह। क्योंकि इंडक्शन मोटर क्या होता है, उसकी सेकेंडरी हमेशा क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो सेम वैसा ही बिहेव करेगा ये, स्टार्ट होगा लेकिन रन कैसे करेगा, इंडक्शन मोटर की तरह। ठीक है, तो आपको पता है, क्लियर है इतनी चीज़, तो बढ़िया से आप इस चीज़ को जानते रहें कि कैसे होगा। लेकिन मतलब एक्साइटेशन दे रहे हैं भले से, लेकिन उसकी सेकेंडरी शॉर्ट होने से वो कैसा काम करेगा, वह आपका मतलब इंडक्शन मोटर की तरह काम करने लगेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड ऑफ 200 kVA 12 पोल 2200 वोल्ट 3 फेज 6 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर। अब देखिए क्या पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नो लोड स्पीड टू फुल लोड स्पीड। यानी नो लोड स्पीड से लेके फुल लोड स्पीड, और डाटा क्या दिया है, 200 kVA 12 पोल 2200 वोल्ट 3 फेज 60 हर्ट्ज, इतना आपको डाटा दिया हुआ है। तो इनका क्या होगा, आपको यही पूछा जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन को देखो, समझने की बात क्या है कि नो लोड से फुल लोड का रेशियो पूछ रहा है, और मोटर कौन सा दिया है, सिंक्रोनस मोटर। अगर मेरे भाई सिंक्रोनस मोटर दिया है तो आपको इतनी चीज़ पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है, नो लोड पे जो स्पीड होगी, नो लोड की स्पीड फुल लोड की स्पीड के बराबर होता है। नो लोड की स्पीड जो होती है फुल लोड की स्पीड के बराबर होता है। तो नो लोड की स्पीड मान लीजिए कि मतलब 1000 आरपीएम है, तो फुल लोड भी कितना होगा, 1000 आरपीएम होगा, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये सिंक्रोनस मोटर इज सेड टू बी फ्लोटिंग व्हेन इट ऑपरेट्स। यानी सिंक्रोनस मोटर फ्लोटिंग कहलाती है जब यह प्रचालित होती है। अब देखो फ्लोटिंग कहलाती है तो फिर यह कब मतलब इसको फ्लोटिंग बोला जाता है। ऑप्शन आप ध्यान से पहले देखो कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑन नो लोड एंड विथ आउटपुट लॉस, निर्भर तथा बिना हानि के। ठीक है, निर्भर विदाउट लॉस, सॉरी, ऑन नो लोड एंड विदाउट लॉस, ऑन कॉन्स्टेंटली वेराइंग लोड, ऑन पल्सेटिंग लोड, ऑन हाई लोड एंड वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज। तो फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है कि किसी सिंक्रोनस मोटर को फ्लोटिंग हम तब कहते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग हम तब कहते हैं जब उस पर कोई लोड ना हो और कोई हानि ना हो। ठीक है, यानी कि मशीन आपका मतलब शून्य लोड पर यानी जीरो लोड पर कार्य मतलब कि अल्टरनेटर की तरह कार्य करती है, तथा उत्पादित विद्युत वाहक बल यानी कि जो जनरेटेड विद्युत वाहक बल है ईबी
और जो बस बार का वोल्टेज V है, दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं तथा विपरीत फेज में हो, तो इस प्रकार आर्मेचर धारा क्या हो जाती है, 0। इस स्थिति में मशीन में कोई हानि नहीं होती तथा इस स्थिति को तैरता हुआ कहा जाता है। अब देखिए कंडीशन क्या बोल दिया है, कंडीशन ये है कि आपके पास कोई लॉस ना हो और कोई लोड ना हो और मशीन आपकी कैसी ऑपरेट कर रही हो, ऐसे सिंक्रोनस जनरेटर आपका मतलब कि कार्य कर रही हो, और उस कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ है ईजी वह बराबर होना चाहिए बस बार के वोल्टेज के, यानी ईजी बराबर वी होगा, तो आई जो होता है वो होता है ईजी माइनस वी अपान आर ए। तो ईजी माइनस वी आपका हो जाएगा 0, तो आई भी क्या हो जाएगी 0। जब आई 0 हो गई तो इसका मतलब है कि इस स्थिति में मशीन में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आई का मान ही क्या हो गया 0। जब आई का मान 0 हो गया तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं फ्लोटिंग। यानी फ्लोटिंग की कंडीशन आपको याद रखना है कि ई बी और वी जब आपस में बराबर होंगे तो वो कंडीशन क्या होगी, फ्लोटिंग कहलाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होगी, रिड्यूस एज ए लोड इंक्रीज एज लोड इंक्रीजेस, adjust itself to new equilibrium whenever load change, always remain constant। तो क्या होगी, एक सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होती है आपको पता है, और मैंने बताया भी है कि एक सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यानी कि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, स्थिर। और इस मशीन पर जब भी हम भार डालते हैं तो यह मशीन यानी कि सिंक्रोनस मोटर एक स्थिर चाल से घूमती रहती है और ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। और जब भी चलती रहती है तो उस स्पीड को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो NS बराबर 120F अपान P होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, जिसमें NS क्या है, सिंक्रोनस स्पीड, F आपका फ्रिक्वेंसी है, P जो है नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर ए सिस्टम हैविंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर कैन बी। अब देखिए क्वेश्चन अभी ऐसा आया था, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था तो हमने उसको सॉल्व किया था। तो उसमें हमारी स्पीड मैक्सिमम 50 हर्ट्ज अगर आपके पास है तो किसी अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस मोटर हो, कोई भी मोटर हो, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है। मैंने कहा कि NAS बराबर होता है 120F अपान P। F आपने फिक्स कर दिया 50। तो NAS डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, पोल पे। अब पोल जितना कम होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। अब मैक्सिमम स्पीड यानी अधिकतम कितनी हो सकती है, यानी नंबर ऑफ पोल्स सबसे कम हो, सबसे कम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 2 पोल्स पर और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर NAS जो आपका आता है वो आता है 3000। कितना आता है, 3000 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। यानी कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, DC सीरीज मोटर। कौन सा नहीं होता है आपको यही बताना है, कौन सा नहीं होता है, यानी सेल्फ स्टार्टेड कौन सा नहीं होता है। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है, सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। ठीक है, यह मोटर मतलब सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। पहले इन्हें हम क्या करते हैं कि सप्लाई देते हैं, फिर इनके रोटर को तुल्यकाली स्पीड द्वारा मतलब किसी विधि द्वारा, जैसे जो रोटर होता है उसको हम क्या करते हैं DC सप्लाई देते हैं, DC शंट जनरेटर द्वारा, DC शंट जनरेटर द्वारा। तो फिर ये आपका रोटर जो होता है वो घूमता है, उसमें फ्लक्स यानी कांस्टेंट फ्लक्स डेवलप होता है, जिससे स्टेटर और रोटर आपस में लॉक होते हैं, तब जाके चलता है। ठीक है, यानी हमें एक्सटर्नल फोर्स देके उसे रिक्वायरमेंट होती है इसमें, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को हम बोलते हैं कि सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन है कि इफिशियंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन इज अप्रॉक्सीमेटली। अब पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अंडर नो लोड कंडीशन कितनी होती है, अंडर नो लोड कंडीशन कितनी होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी है अंडर नो लोड कंडीशन जो होती है वह आपकी होती है 0।
कितनी होती है, 0। अंडर नो लोड कंडीशन क्या एफिशिएंसी आपको मिलेगी, कोई आउटपुट मिलेगा ही नहीं, तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि नो लोड की कंडीशन में जो पावर ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी 0 होती है। ठीक है, या फिर अगर हम पावर ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका लोड मतलब जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगी, यानी 75 बोल सकते हो या मतलब नियर अबाउट बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो 50% होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ आपसे नहीं पूछा है ना, आपसे पूछा है नो लोड की कंडीशन में, तो नो लोड पे तो 0 होती है। ठीक है, नो लोड पे कितना होता है, 0 होती है, तो इसका इफिशियंसी नो लोड पे 0, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि 0 दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द मशीन इज प्रोटेक्टेड बाय बुकोल्स रिले, कौन सी मशीन बुकोल्स रिले द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, ट्रांसमिशन लाइन, तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम बुकोल्स रिले द्वारा मतलब कि ऑपरेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम ट्रांसफार्मर के कहाँ पे लगाते हैं, मेन टैंक, ये बीच में रिले रहेगा जिसको हम बुकोल्स रिले कहते हैं, और ये कंजर्वेटर, इनके बीच में हम इसको अटैच करके लगाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा किस में होता है, आयल फील्ड ट्रांसफार्मर में होता है, यानी कि जिसमें आयल रहेगा जिस ट्रांसफार्मर में, उसी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर। अब देखिए क्या क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर, यानी कि किलोवाट घंटा में दैनिक भार वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि डेली लोड कर्व जिसे आपको निकालना है, तो डेली लोड कर्व को आप 24 से डिवाइड कर रहे हो, तो फिर क्या आपको निकल के आता है, तो आपका निकल के आता है एवरेज लोड। क्या निकल के आता है, एवरेज लोड, यानी औसत भार बराबर आप लिख सकते हो किलोवाट घंटा में दैनिक भार वक्र के नीचे का क्षेत्रफल बटे 24, आप ऐसे कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा एवरेज लोड, एवरेज लोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी मतलब सब स्टेशन पे बात करें तो लोड जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, तो किसी दिन मान लो आपको अधिकतम है तो किसी दिन उच्चतम, उस हिसाब से आपको मतलब मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि लोड आपका जो दैनिक लोड कर्व है, ये नहीं कि आज जो है वो कल भी रहेगा, वो फिक्स नहीं होता, वो आपका बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आमतौर लाइटनिंग अरेस्टर को किसके पास लगाने की प्राथमिकता दी जाती है, तो लाइटनिंग अरेस्टर यानी लाइटनिंग को अरेस्ट करने वाला वो किसके पास लगाया जाता है, किस में हम मतलब उसको मतलब प्राथमिकता देंगे कि यहाँ पे लगाओ, ट्रांसफार्मर के पास, परिपथ विच्छेदक यानी सर्किट ब्रेकर के पास, आइसोलेटर के पास, या फिर बस बार के पास, किसके पास हम लगाएंगे, तो लाइटनिंग अरेस्टर को हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर के पास, किसके पास लगाते हैं, ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं। अब देखिए लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के पास लगाने की प्राथमिकता दी जाती है, तथा इसके अलावा संचरण लाइन फीडर के प्रारंभ तथा अंत में लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके शुरू में तथा अंत में लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मतलब कि बादल से जो मतलब आपकी लाइटनिंग आती है उससे बचने के लिए, यानी उसकी जो सर्ज होती है उससे बचने के लिए, या फिर स्टेशन पर वो सर्ज गिरेगी जिससे कि उस स्टेशन पे खतरा होगा, इसे बचाने के लिए हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह निगेटिव रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछे तो निगेटिव रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि निगेटिव रेजिस्टेंस वाले मटेरियल से बनाया जाता है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, निगेटिव रेजिस्टेंस की होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑफ 310 किलोमीटर देन द लाइन इज कंसीडर एज, यानी एक संचरण लाइन है जिसको 310 किलोमीटर की है, तो वो लाइन कैसी मानेंगे, वेरी लॉन्ग शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, मीडियम लाइन, क्या मानेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें लॉन्ग संचरण लाइन के अगर हम मतलब कि डिवाइड किए हैं कितने कितने पार्ट में हमारा ये लाइन मानी जाएगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, कि जैसे अगर आपके पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मैंने शॉर्ट की बात की, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो यह आपकी होगी 50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच में।
50 से लेके 80 किलोमीटर के बीच की जो लाइन होती है, मतलब 50 से 80 किलोमीटर से कम की लाइनें, यानी 80 किलोमीटर से मान सकते हो कि इससे नीचे की जितनी लाइनें होती हैं वह कौन सी लाइनें होती हैं, शॉर्ट लाइन होती है। और इस शॉर्ट लाइन के जो वोल्टेज का इस्तेमाल होता है वो 20 किलो वोल्ट तक का इस्तेमाल हम करते हैं, 20 किलो वोल्ट तक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, अभी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की रेंज कितनी होती है, तो इसको हम लिखते हैं 80 से 150 किलोमीटर की रेंज में होती है। 80 से 150 किलोमीटर की रेंज में जो हमारी लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है। और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो हम वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं वो 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट तक का इस्तेमाल करते हैं। 20 किलो वोल्ट से लेके 100 किलो वोल्ट के बीच इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में। फिर हमारे पास आता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की जो डिस्टेंस होती है 150 किलोमीटर से ऊपर की लाइनें, एबव आप लिख सकते हो कि एबव 150 किलोमीटर, एबव 150 किलोमीटर से ऊपर की जो लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मतलब लॉन्ग लाइन कहते हैं। और लॉन्ग लाइन के लिए जो हम वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं वो 100 किलो वोल्ट से ऊपर होता है, 100 किलो वोल्ट से ऊपर, यानी एबव 100 किलो वोल्ट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग लाइन। अब इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ कितनी डिस्टेंस दी है, 310 किलोमीटर। तो किससे ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है, 150 से ज़्यादा है तो कौन सी होगी, लॉन्ग लाइन होगी। ठीक है, कौन सी लाइन होगी, लॉन्ग लाइन हो जाएगी। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये फ्यूज इज नॉट प्रिफर्ड इन, यानी कि एक फ्यूज किस में उपयोग नहीं होता, पॉजिटिव ऑफ डीसी सर्किट, फेज लाइन, निगेटिव ऑफ डीसी सर्किट, न्यूट्रल वायर। तो किस में हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फ्यूज का इस्तेमाल हम बेसिकली किस में नहीं करते हैं, न्यूट्रल वायर में हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये फ्यूज जो होता है ये मतलब कि जब भी करंट हमारी बढ़ती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको लगाते हैं, अपने घर पे भी लगाते हैं, नॉर्मली हर जगह यूज करते हैं। तो इसको न्यूट्रल तार में हम नहीं लगाते हैं, हमेशा किस में लगाते हैं, फेज लाइन में लगाते हैं। ठीक है, हमेशा किस में लगाते हैं, फेज लाइन में लगाते हैं। और डीसी परिपथ में इसे हम फ्यूज को धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तार में लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि डीसी सर्किट अगर आपके पास है तो आप निगेटिव में भी लगा सकते हो और पॉजिटिव में भी लगा सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव ऑफ डीसी सर्किट, निगेटिव ऑफ डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट है तो फिर आप किस में नहीं लगा, मतलब पॉजिटिव में भी लगा सकते हो, निगेटिव में भी लगा सकते हो, लेकिन न्यूट्रल वायर जो होता है वहाँ पे हम फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टू रजिस्टर ऑफ 200 ओम एंड 100 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 100 वोल्ट सोर्स, टोटल करंट टेकन बाय द सर्किट विल बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, देखते हैं। देखिए कैसे आप सॉल्व करोगे कि एक 200 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं। तो कितना होगा, 100 वोल्ट की सप्लाई से अगर जुड़े हुए हैं तो कितनी टोटल करंट होगी। तो पहले इसका फिगर आप अगर बनाओ तो फिगर आप बनाओगे कि ऐसे फिगर आप बनाओगे, ठीक, आप देखोगे कि हमने इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया, 100 वोल्ट की। अब ये होगा 200, ये होगा 100, ये होगा 200 और ये होगा 100। तो 200 और 100 ये हो गया, तो 200 और 100। अब ये 200 और 100 किस में, पैरेलल में, तो इसको निकालेंगे तो 200 गुणे 100 बटे 300, तो ये 100 का हो जाएगा 200 बटे 3, 200 बटे 3 आएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी होगी टोटल, आई बराबर होता है वी बटे आर, वी बटे आर। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो वी का मान आपको दिया है 100 बटे आर आपको दिया 200 बटे 3, तो 200 बटे 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 यानी 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। आप सॉल्व कर लेना क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, मैंने बता दिया तरीका कैसे सॉल्व करना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है कि समान वोल्टेज और संकेंद्रित लोडिंग के साथ दोनों किनारों पर दिए गए डीसी वितरण प्रणाली के लिए न्यूनतम विभव का बिंदु किस जगह पैदा होता है। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या है कि समान वोल्टेज और संकेंद्रित लोडिंग के साथ दोनों किनारों पर दिए गए डीसी वितरण प्रणाली के लिए, यानी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए न्यूनतम विभव का बिंदु किस जगह पैदा होगा। लोड बिंदु जहाँ करंट दोनों किनारों से आता है, मध्य बिंदु लोड बिंदु पर वहाँ मतलब पर जहाँ अधिकतम करंट लिया जाता है, एक किनारे और मध्य बिंदु के
बीच, मतलब कि बीच वाले बिंदु पर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा मध्य बिंदु पर। किस पर? मध्य बिंदु पर। यानी कि समान वोल्टेज और सकेंद्रित लोडिंग के साथ दोनों किनारों पर दिए गए डीसी वितरण लाइन के लिए न्यूनतम विभव का बिंदु मध्य बिंदु पर पैदा होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर आपका पैदा होता है न्यूनतम, मतलब कि न्यूनतम विभव का बिंदु। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए, कि जब एक विद्युत चुंबक को 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई दी जाती है, एक विद्युत चुंबक है उसको हम क्या कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई दी जाती है, तो विद्युत चुंबक के ध्रुव किस प्रकार बदलते हैं? तो विद्युत चुंबक के ध्रुव किस प्रकार से बदलेंगे? ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। सप्लाई वोल्टेज के हर एक चक्र में बदलते हैं, सप्लाई वोल्टेज के हर एक 50 चक्र बाद बदलते हैं, सप्लाई वोल्टेज के हर आधे चक्र में बदलते हैं, बदलाव नहीं होता है। तो देखिए अब हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला है कि हम क्या कौन सी सप्लाई दे रहे हैं? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो उसके ध्रुव कब बदलेंगे? अब ये देखिए पॉजिटिव साइकिल है, ये निगेटिव साइकिल है, तो पॉजिटिव साइकिल में ध्रुव आपके बदलेंगे, फिर निगेटिव साइकिल में बदलेंगे, यानी हाफ साइकिल पर आपके ध्रुव बदलते रहेंगे, हाफ साइकिल पर आपके ध्रुव बदलते रहेंगे। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी सप्लाई वोल्टेज के हर आधे चक्र में बदलते हैं। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज के हर आधे चक्र में आपका बदलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ निकिल इज 30.4 गुणे 10 टू पावर -8 किग्रा पर कूलम। मास ऑफ निकिल इज टू बी डिपॉजिटेड ऑन ए shaft is 2.147 kg. What will be the theoretical value of quantity of electricity required? यानी निकिल का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है 30.4 गुणे 10⁻⁸ किग्रा पर कूलम है। एक शाफ्ट पर जमाए जाने वाले निकिल का भार 2.147 किलोग्राम है। बिजली की मात्रा का आवश्यक सैद्धांतिक मान क्या होगा? आवश्यक सैद्धांतिक मान क्या होगा? अब देखिए रासायनिक तुल्यांक आपको जो दिया है वो कितना दिया है? वो आपको दिया है 30.4 गुणे 10⁻⁸ दिया हुआ है। ठीक है, ये जेड का मान आपको दिया हुआ है। यम का मान कितना, यानी किलोग्राम कितना है? 2.147 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि बिजली की मात्रा कितनी होगी। तो बिजली की मात्रा जब भी आप निकालते हैं तो आई इंटू टी, यानी एम्पियर आवर हम जब भी निकालते हैं, बिजली की मात्रा को हम एम्पियर आवर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो आई इंटू टी बराबर आपका होता है यम अपान जेड इंटू 3600। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। या फिर ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो जो किलोग्राम है यम बराबर होता है जेड आई टी इंटू 3600। ये पूरा फॉर्मूला आपका होता है जेड आई टी इंटू 3600, और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें लगा देना है। तो आई इंटू टी बराबर होता है जेड, सॉरी यम आपको दिया है 2.147 2.147 बटे जेड। जेड आपको दिया है 30.4 गुणे 10⁻⁸ गुणे 3600। ठीक है, अब इसको आप मतलब कि कैलकुलेटर से करना, आपको निकल के आएगा 1961 एम्पियर आवर। 1961 एम्पियर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर आर यूज्ड फॉर। अब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को हम यूज कैसे करते हैं? इम्प्रूविंग पावर फैक्टर ऑफ पावर सिस्टम विथ मोर इंडक्टिव लोड, रिड्यूसिंग कॉपर लॉस ऑफ इंडक्टिव लोड, रिड्यूसिंग पावर फैक्टर ऑफ पावर सिस्टम विथ मोर इंडक्टिव लोड, मेंटेन द पावर फैक्टर इज 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपको पता है कि एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हम यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और ये कब इम्प्रूव करता है? एक ओवर एक्साइटेशन हो और नो लोड कंडीशन में हो। कैसे कंडीशन में हो? नो लोड कंडीशन में हो। तो कैसे पावर फैक्टर को ये मतलब इम्प्रूव करता है? लैगिंग पावर फैक्टर को। अगर कोई पावर सिस्टम आपका लैगिंग है, उसे लीडिंग बनाना चाहते हैं, तो हम ओवर एक्साइटेशन वाला सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, क्योंकि ओवर एक्साइटेशन वाला जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर को क्या करता है? कंपनसेट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि
एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ 4.5 एम्पियर फ्रॉम ए 240 वोल्ट सोर्स, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द आयरन इज अबाउट। यानी कि विद्युत प्रेस है जिसका वोल्टेज कितना दिया 240 वोल्ट और 4.5 एम्पियर की करंट लेता है। आयरन के हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो आर बराबर आपको पता है, प्रतिरोध ही तो पूछा है, आर बराबर वी बटे आई होता है। वी आपको कितना दिया हुआ है? वी आपको दिया है 240 वोल्ट और आई जो दिया है वो 4.5 दिया है, 4.5 दिया है। अब आप निकाल लेना, निकालेंगे तो आपका आएगा 53.3, यानी 240 को डिवाइड करेंगे 4.5 से तो आपका आएगा 53.3 ओम, 53.3 ओम आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एन एसी सीरीज सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर, द रिजल्टेंट पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। अब एक सीरीज सर्किट है, सपोज उसमें रेजिस्टेंस लगा है और उसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ठीक है, एक सीरीज सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस लगा है, कैपेसिटेंस लगा है, तो रिजल्टेंट पावर फैक्टर क्या होगा उसका? लीडिंग, यूनिटी, लैगिंग, जीरो, क्या होगा आपको यही बताना है। तो जब भी किसी परिपथ में आपका कैपेसिटर लगा हो, रजिस्टर लगा हो, तो उसके कारण से आपका जो पावर फैक्टर होता है वो बन जाता है लीडिंग। ये लीडिंग बना किसके कारण से? तो ये लीडिंग बना आपका संधारित्र के कारण से, यानी कि कैपेसिटर के कारण से। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। कैपेसिटर में यानी कि लीडिंग का मतलब क्या होता है कि करंट आपकी जो होती है वो लीड करती है वोल्टेज से। करंट जो होगी वो क्या करेगी? लीड करेगी वोल्टेज से। ठीक है, अगर यहीं पे ये मान लीजिए इंडक्टर होता और रजिस्टर होता तो फिर क्या होता? लैगिंग नेचर का हो जाता, यानी कि शक्ति गुणक कैसा होता? पावर फैक्टर कैसा होता? लैगिंग नेचर का होता। बट यहाँ पे कैपेसिटर है तो लीडिंग नेचर का होगा। चलो अगला क्वेश्चन। इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। इल्यूमिनेशन 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? या फिर ऐसे कह सकते हो ना कि ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यही तो है, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर एक ही बात है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लक्स। इसे हम क्या कहेंगे? लक्स। ठीक है, यदि आपके पास मान लीजिए कोई गोला है 1 मीटर व्यास का हो, तो इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए तो प्रदीपन यानी कि इल्यूमिनेशन जो होगी 1 मीटर कैंडल की होगी, तथा इसे ही हम क्या कहते हैं? एक लक्स कहेंगे। ठीक है, लक्स बराबर क्या होगा? एक लक्स बराबर क्या होगा? वो आपका होगा ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर से अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन लेके। तो तब तक आप चैनल पे बने रहिए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।